मोदी जी को, बीजेपी को बहुत अहंकार हो गया है कि हम चुनाव तो जीत ही जाते हैं, हम जो मर्जी कर लें, जनता कुछ नहीं कर सकती। बीजेपी हटाओ, गाड़ी बचाओ। भाजपा को हराओ, अपनी गाड़ियों को बचाओ। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का। केजरीवाल ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार देश में E20 यानी कि एथनॉल मिलावटी पेट्रोल थोपकर आम जनता की जेब पर डाका डाल रही है। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने तो यहां तक कह दिया है कि यह सरकार देश की करीब 30 करोड़ पुरानी गाड़ियों को कानूनी कबाड़ बनाने की साजिश रच रही है। मोदी सरकार ने पूरे देश में जबरदस्ती E20 लागू कर दिया है। पूरे देश की जनता इससे बहुत दुखी है। लोगों के टू व्हीलर्स में, मोटरसाइकिल में, स्कूटर में, कार में, SUV में, फोर व्हीलर्स में माइलेज बहुत ज़बरदस्त ड्रॉप हो गया। ऑलमोस्ट 25 to 30% देयर हैज बीन अ ड्रॉप इन माइलेज। उनकी माइलेज कम हो रही है। उनके आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जिनके इंजन खराब नहीं हुए, इंजन खराब होंगे ही होंगे। अब समझिए कि आखिर ये पूरा का पूरा मामला क्या है और केजरीवाल इतने हमलावर आखिर क्यों हैं। केजरीवाल का दावा है कि 2023 से पहले जो गाड़ियां बनी थी उनके इंजन E20 यानी कि 20% एथनॉल वाले पेट्रोल को झेलने के लिए डिजाइन ही नहीं किए गए। नतीजा क्या हो रहा है, गाड़ियां जो हैं उनका माइलेज 25 से 30% तक गिर गया है। पेट्रोल की टंकी में पानी जमा हो रहा है और जंग लग रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि गाड़ियां चलते चलते बंद हो रही हैं और उनके इंजन सीज हो रहे हैं। यानी जिस गाड़ी को आपने लाखों रुपए देकर अपनी सहूलियत के लिए खरीदा था, वो अब आपके लिए सिर दर्द और भारी भरकम खर्चे का कारण बनती जा रही है। जितने पेट्रोल पंप है उनके स्टोरेज टैंक्स E20 के लिए रेडी नहीं है। उसमें जब पेट्रोल डालते हैं तो उसमें मॉइस्चर अलग हो जाती है, इथेनॉल अलग हो जाता है और पेट्रोल अलग हो जाता है। तो कई लोग ऐसे हैं जिनकी टंकी के अंदर पानी ही भरा जाता है, तो उनकी गाड़ी सीज हो जाती है। इसी तरह से जो ऑयल टैंकर्स हैं, जो ऑयल कंपनी से टैंकर लेके आते हैं पेट्रोल पंप पर, दे हैव टू बी स्पेशली डिजाइंड फॉर दैट। द व्हीकल्स हैव टू बी स्पेशली डिजाइंड फॉर। वो कुछ नहीं किया, ना पेट्रोल पंप डिज़ाइन किए, ना पेट्रोल पंप चेंज किए, ना ऑयल टैंकर्स चेंज किए, ना व्हीकल चेंज किए। हमारे मोदी सरकार ने ज़बरदस्ती इसको लागू कर दिया, थोप दिया पूरे देश के अंदर। कहानी सिर्फ गाड़ियों के खराब होने तक ही सीमित नहीं है। केजरीवाल ने जो सबसे बड़ा खुलासा किया है वो है ऑटो कंपनियों में फैला हुआ खौफ। केजरीवाल ने बताया कि उन्होंने देश की 29 बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों को चिट्ठी लिखकर पूछा था कि क्या 2023 से पहले की गाड़ियों के लिए E20 पेट्रोल सेफ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 29 में से एक भी कंपनी ने लिखित जवाब देने की हिम्मत तक नहीं दिखाई। आखिर ऐसा क्यों है, तो इसका जवाब भी केजरीवाल देते हैं। केजरीवाल का आरोप है कि कंपनियों के अंदर मोदी सरकार का इतना खौफ है कि कोई भी मुंह खोलने को तैयार ही नहीं है। केजरीवाल का दावा है कि जब उन्होंने बड़ी कंपनियों के 9 टॉप अधिकारियों से फोन पर बातचीत की तो उन इंजीनियरों और अफसरों ने बंद कमरों में सच कबूल किया। उन्होंने रोते बिलखते माना कि हाँ, E20 पेट्रोल पुरानी गाड़ियों के इंजन और फ्यूल सिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है। 2023 के बाद जो व्हीकल्स बन रहे हैं वो E20 कंप्लायंट हैं, लेकिन 2023 के पहले के जो व्हीकल्स हैं, रफली देयर आर 30 करोड़ सच व्हीकल्स, 22 करोड़ टू व्हीलर्स एंड 8 करोड़ कार्स। 30 करोड़ व्हीकल्स आर not compliant to receive E20. They can receive E10. तो E10 के व्हीकल्स में जबरदस्ती E20 थोप रहे हैं। अब जो E20 के व्हीकल्स आ रहे हैं, सरकार तैयारी कर रही है उनमें E40, E50, E60 डालने की। कह रहे हैं अभी टेस्ट चल रहे हैं, टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं चल रहे इनके। E20 भी कोई टेस्ट नहीं किया इन लोगों ने। कह रहे हैं हमने एक्सटेंसिव टेस्ट करके और उसके बाद E20 लागू किया। अगर टेस्ट किया तो उसकी रिपोर्ट दिखाओ ना, रिपोर्ट नहीं दिखाते, तो इसका मतलब कोई टेस्ट नहीं किया, या टेस्ट किया तो एडवर्स रिजल्ट्स थे।
अब कह रहे हैं हम E25 लेके आएंगे, E30 लेके आएंगे, E40 लेके आएंगे, लेकिन टेस्ट कर रहे हैं अभी, वो टेस्ट नहीं कर रहे। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि जब जनता दुखी है, गाड़ियां खराब हो रही हैं, तो फिर सरकार इसे वापस आखिर क्यों नहीं ले रही? तो केजरीवाल का यहां पर साफ कहना है कि बिना किसी तैयारी के, बिना पेट्रोल पंपों को तैयार किए और बिना कंपनियों को वक्त दिए, सिर्फ 3 साल के अंदर देश पर E20 पेट्रोल थोप दिया गया, जबकि ब्राजील जैसे देशों ने इसे लागू करने में 50 साल का वक्त लिया था। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार को घेरते हुए ये भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार ये सब अमेरिका के दबाव में कर रही है। और ऐसा क्यों है, आप खुद सुनिए। कि क्यों कर रहे हैं, जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? जब लोग दुखी हैं, इसका कोई फायदा नहीं है लोगों को, तो क्यों कर रहे हैं? तो वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज अमेरिका का प्रेशर है, ट्रंप का मोदी जी पे प्रेशर है कि आप हमसे इथेनॉल खरीदो। यूएसए इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इथेनॉल इन द वर्ल्ड, पर यूएसए अपना इथेनॉल कंज्यूम नहीं कर पा रहा, उनके किसान दुखी हैं। उनके यहाँ E10 है, उन्होंने E20 नहीं किया, लेकिन उन्होंने मोदी जी को फोर्स किया कि आप E20 लागू करो और आप हमारा इथेनॉल जो है वो इंपोर्ट करो। E20 पेट्रोल के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की ये मुहिम कोई नई नहीं है, बल्कि वो लंबे समय से इस मोर्चे पर डटे हुए हैं। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित उनके टाउन हॉल में 7 लाख से ज्यादा लोगों का जुड़ना इस बात का सबूत था कि जनता इस मुद्दे से कितनी त्रस्त है। जनता के इसी आक्रोश को आवाज देते हुए केजरीवाल 2 लाख से ज्यादा पीड़ित नागरिकों की दस्तखत की हुई पिटीशंस को लेकर पीएम आवास की तरफ बढ़ चले थे। उनका इरादा इन पिटीशंस को प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचाने का था, लेकिन सत्ता के तंत्र ने उन्हें प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचने ही नहीं दिया। पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। इसके बाद केजरीवाल और उनके साथी सड़क पर ही बैठ गए थे। तो क्या E20 फ्यूल का ये मुद्दा आने वाले चुनावों में केंद्र सरकार के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला है? क्या आम जनता की जेब पर पड़ रही ये मार अब एक बड़ा सियासी तूफान खड़ा करेगी? गोवा से लेकर दिल्ली तक अब ये सवाल गूंज रहा है। केजरीवाल ने तो इस मुद्दे को लेकर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है और ये भी साफ कर दिया है कि वो E20 पेट्रोल को लेकर चुप बैठने वाले नहीं हैं। दो बेटियां, एक बाहुबली परिवार और 20 साल का खौफ। कहानी के तार जुड़े हैं उत्तर प्रदेश के ताकतवर राजनीतिक घराने से, यूपी के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी से। यूपी के नेता अमरमणि त्रिपाठी को मशहूर कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन अब वो जेल की सजा काटकर बाहर आ चुके हैं। फिर भी उनका खौफ आज भी बरकरार है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक बेटी की नहीं, बल्कि 2 बेटियों के कत्ल और दर्दनाक अंत से जुड़ी है। एक तरफ हैं कवयित्री मधुमिता शुक्ला और दूसरी तरफ हैं अमरमणि के बेटे अमनमणि त्रिपाठी की पत्नी सारा सिंह। आज सालों बाद इन दोनों बेटियों की मां और बहनें अपनी जान की सुरक्षा और इंसाफ के लिए लखनऊ की सड़कों पर एक साथ आकर गुहार लगा रही हैं। आखिर क्यों सजा काटकर बाहर आए बाहुबली के खौफ से ये दोनों परिवार कांप रहे हैं? कहानी की शुरुआत होती है साल 2003 से। लखनऊ में उभरती हुई युवा कवयित्री मधुमिता शुक्ला को उन्हीं के घर में गोली मारकर बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। जांच में जब पर्दे खुली तो सत्ता के सबसे ताकतवर चेहरे यानी अमरमणि त्रिपाठी का नाम सामने आया। अदालत ने अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी। इस पूरे केस में मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने अकेले अपने दम पर बाहुबल और सियासी रसूख का सामना किया और 20 साल लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और उसे जीता भी। अब
जब अमरमणि त्रिपाठी जेल से बाहर आ चुके हैं तो निधि शुक्ला ने खुलासा किया है कि वो अगले महीने एक किताब ला रही हैं जिसका नाम है मेरी बहन का कत्ल। ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि सत्ता, बाहुबल और खाकी के उस गठजोड़ का पर्दाफाश है जिसने एक हंसती खेलती बेटी की जान ले ली। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे खौफनाक अध्याय पर, सारा सिंह केस। आखिर सारा सिंह कौन है? सारा सिंह अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि त्रिपाठी की पत्नी थी। दोनों ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी, लेकिन जल्द ही उनके रिश्तों में कड़वाहट आ गई। फिर आया 9 जुलाई 2015 का वो संदिग्ध दिन। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के पास नेशनल हाईवे पर एक कार हादसा होता है। बताया गया कि कार में अमनमणि और उनकी पत्नी सारा सिंह सवार थे। अजीब बात यह है कि उस हादसे में कार को मामूली सा नुकसान हुआ। अमनमणि को खरोच तक नहीं आई, लेकिन उनकी पत्नी सारा सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। सारा सिंह की मां सीमा सिंह ने इसे सीधा सीधा मर्डर करार दिया। मामला आगे बढ़ा तो जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई की जांच में बड़ा खुलासा हुआ और अमरमणि के बेटे अमनमणि त्रिपाठी को अपनी ही पत्नी सारा सिंह की हत्या करने और साजिश रचने का मुख्य आरोपी बनाया गया। अब सवाल उठता है कि ये दोनों परिवार आज फिर से सड़कों पर आखिर क्यों उतर आए हैं? दरअसल हाल ही में महाराजगंज के नौतनवा क्षेत्र में एक राजनीतिक कार्यक्रम हुआ था। वहां मंच से अमरमणि त्रिपाठी और उनके बेटे अमनमणि त्रिपाठी के समर्थकों में नारेबाजी हुई। बाहुबली परिवार की इस राजनीतिक सक्रियता ने दोनों पीड़ित परिवारों की नींद ही उड़ा दी। निधि शुक्ला और सारा सिंह की मां सीमा सिंह ने लखनऊ में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना है कि सजा याफ्ता और आरोपी बाहुबली परिवार की सत्ता में वापसी से उनकी जान को सीधा सीधा खतरा है। दोनों परिवारों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा बढ़ाने और इस बाहुबली घराने पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका सीधा सवाल है, क्या जीरो टॉलरेंस के इस दौर में कातिलों और बाहुबलियों की जय जयकार होगी और पीड़ित परिवार डर डर कर जीने को मजबूर होंगे? मधुमिता शुक्ला से लेकर सारा सिंह तक दो बेटियों की दर्दनाक कहानी आज फिर से यूपी की राजनीति के केंद्र में है। एक तरफ रसूख और बाहुबल है तो दूसरी तरफ दो ऐसे परिवार हैं जो डर डर कर जीने को मजबूर हैं। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि योगी जी की जीरो टॉलरेंस का डंका पीटने वाली सरकार इन पीड़ित परिवारों को सुरक्षा मुहैया करवा पाएगी? क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे वाली सरकार इन पीड़ित परिवारों को सुरक्षा और इंसाफ का पूरा भरोसा दिला पाएगी? कांग्रेस के नेता और सांसद शशि थरूर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नीतियों और उसकी मूल विचारधारा पर अब तक का सबसे बड़ा और सबसे तीखा हमला बोला है। संघ के चरित्र और उसके असली एजेंडे पर सवाल उठाते हुए शशि थरूर ने साफ और कड़े शब्दों में कहा, आरएसएस का अंतिम और मुख्य मकसद भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना ही है। थरूर ने साफ किया कि चाहे दुनिया के सामने संघ अपने बयानों या अपनी भाषा की शैली को कितना भी बदल ले, लेकिन जिस हिंदुत्ववादी सोच की नींव पर इस संगठन की स्थापना हुई थी, वो मूल विचार आज भी रत्ती भर नहीं बदला है। उनका मानना है कि संघ का अंतिम लक्ष्य देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को बदलकर उसे अपने तय एजेंडे में ढालना ही है। हालांकि इसी बयान के साथ साथ शशि थरूर ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बदलते बयानों की भी तारीफ की। शशि थरूर ने कहा कि मैं पिछले 10 सालों से मोहन भागवत के बयानों को देख रहा हूं और अब उनमें बदलाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हाल ही में मोहन भागवत ने जेन जी और जेन अल्फा यानी आज के युवाओं से बातचीत की थी। भागवत ने माना कि आज की पीढ़ी एंटी नेशनल नहीं है। पुरानी पीढ़ी तो बिना सवाल किए बात मान लेती थी, लेकिन आज का युवा सवाल पूछता है, उसे सही जवाब चाहिए और सम्मान चाहिए। मोहन भागवत ने तो यहां तक माना कि युवाओं से संवाद की कमी के कारण ही दिल्ली के जंतर मंतर पर इतना बड़ा
आंदोलन हो गया। मैं कह रहा हूं कि जैन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। जी सर। इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है, तो होना चाहिए। और जैन जी वगैरह ऐसी है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। आपके विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब पूछा गया तो मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जैन जी, जैन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। जब कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने शशि थरूर के मोहन भागवत वाले मंच पर जाने का विरोध किया तो शशि थरूर ने दो टूक जवाब दिया। जो लोग मुझे पार्टी से निकालने की मांग कर रहे हैं वो ये नहीं समझते कि अलग विचारधारा के लोगों से भी बातचीत जरूरी है। शशि थरूर ने एक बड़ा राजनीतिक संदेश देते हुए कहा कि साल 2029 तक देश का सबसे बड़ा वोटिंग ग्रुप यही जेन ज़ी होगा। आज का युवा बदलाव चाहता है और अब पुराने ढर्रे पर सब कुछ नहीं चल सकता। इस पूरे बयान का सबसे बड़ा और कड़वा पहलू रहा अपनी ही पार्टी पर शशि थरूर का आत्ममंथन। शशि थरूर ने बेबाकी से कबूला कि जिन मुद्दों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, उन मुद्दों को राहुल गांधी अपनी छात्रों की गूंज मुहिम के जरिए महीनों पहले ही उठा चुके थे। लेकिन कड़वा सच ये भी है कि कांग्रेस को जनता से वैसा जन समर्थन नहीं मिला जैसा कॉकरोच जनता पार्टी को मिला। शशि थरूर ने कहा कि हमें इस बात पर गंभीरता से आत्ममंथन करना होगा कि आखिर कांग्रेस के प्रयासों को वैसा रिस्पांस क्यों नहीं मिला। हमें जनता की नब्ज को और बेहतर तरीके से टटोलना होगा, उन्हें और बेहतर तरीके से समझना होगा। क्या थरूर का ये आत्ममंथन कांग्रेस के लिए एक बड़ी चेतावनी है? आपको क्या लगता है? क्या पुरानी पार्टियां आज के युवाओं की नब्ज समझने में पीछे छूट रही हैं? इस पर जो भी आपकी राय है कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी हमें जरूर बताइएगा। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे YouTube चैनल द फेडरल देश को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।